नमस्कार दोस्तों, मैं सविता। मेरे YouTube चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरी पिछली 2 कहानियों को सुना और मुझे प्यार दिया और मैं आप सबसे यही आशा रखती हूँ कि आप ये जो मेरी नई कहानी है हवा, इसको भी प्यार देंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी यात्रा अभी थोड़ी नई है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी दोस्त मिलकर मेरा साथ दें। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 3 बच्चों की है। बच्चे मतलब माँ बाप की नज़रों में तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं, लेकिन वो बड़े हैं। पूजा, प्रिया और अंकुर, ये तीनों भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। एक दिन अचानक से इन्हें पता चलता है कि इनके पापा का ट्रांसफ़र हिसार में हो गया है। हिसार बहुत बड़ा शहर है, हरियाणा में है, आप सब जानते ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि सरकारी जॉब में होता है कि किसी भी अफसर की अगर बदली हो तो उसे हर बार एक नया घर अलॉट होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इन्हें एक नया घर मिला जिसको देखकर तीनों बच्चे और इनकी माँ बहुत खुश थी। इतना बड़ा गार्डन, स्विमिंग पूल, और बच्चों को क्या चाहिए होता है, उन्हें तो यही चाहिए होता है कि उन्हें खेलने के लिए अच्छी जगह मिले। तो ये सब बड़े खुश थे। जैसे ही बात हुई वहाँ पर पहुँचने की, वहाँ पर मम्मी पापा ने पहुँचते ही सारा घर सफाई कराया और ट्रक से धीरे धीरे सामान उतरने लगा। घर की सेटिंग में ही 5-6 दिन लग गए। 5-6 दिन बाद जब सब घर सेट हो गया तो अचानक से एक दिन मम्मी के पास फ़ोन आता है इनकी बहन की लड़की का, जिसका नाम रागिनी है और दोस्तों जो प्रेग्नेंट है। तो रागिनी अपनी मासी को बोलती है कि मासी, आपको हिसार में रहना कैसा लग रहा है, आप लोगों का दिल लग गया है? तो मासी जी यानी कि पूजा की मम्मी कहती हैं कि हाँ बेटा, दिल तो लग गया है। तुम्हारी डिलीवरी की डेट भी तो पास है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो रागिनी कहती है कि मासी जी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि मैं अकेली हूँ और बच्चा होने के बाद भी मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो उसकी मासी यानी कि अंकुर की मम्मी बोलती हैं कि बेटा क्यों, क्या हुआ, जवाई राज तुम्हारा ध्यान नहीं रखते क्या? तो हंसते हुए रागिनी ने बोला कि नहीं मम्मी जी, जवाब वो मेरा ध्यान तो रखते हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि आगे के लिए कोई मेड रख लूँ या फिर कैसे करूँ। उसको रोकते हुए अंकुर की मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ पर मासी हूँ, यानी कि माँ जैसी। जैसे ही तुम्हें बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे मूसा जी तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर वगैरह का अरेंजमेंट कर देंगे और तुम सीधा हिसार आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है अकेला रहने की। रागिनी मन ही मन में बड़ी खुश हुई और उसने बोला ठीक है मासी जी, जैसा आप ठीक समझें। खैर, ये बात तो यहीं पर ख़त्म हो गई, क्योंकि रागिनी की डिलीवरी में अभी थोड़ा वक्त था। असली खेल अब इस घर में शुरू होने लगा। बच्चे एक दिन अचानक छत पर खेल रहे थे तो अंकुर को ऐसा आभास हुआ कि जैसे बहुत तेज हवा चल रही है। तो उसने पूजा और प्रिया दोनों को बोला कि दीदी, आपको भी क्या कहीं पर हवा चलती हुई नजर आ रही है? तो पूजा और प्रिया, जो कि अंकुर से थोड़े बड़े थे, दोनों हंसने लगे और हंसते हुए बोले, डफर, तू पागल है क्या? इतनी गर्मी हो रही है, तुझे हवा कहाँ सुनाई दे रही है? तो अंकुर, जो कि इनसे थोड़ा छोटा था, उसने कहा हो सकता है कि मेरा वहम हो। ये सब चीजें छोड़ के वो तीनों दोबारा से खेलने लगे। लेकिन तभी उसको अचानक बहुत तेज आवाज सुनाई दी और उसने अपनी दोनों बहनों को बुलाया सीढ़ियों के पास। तो उसकी बहनों ने भी सुना। तो पूजा और प्रिया ने कहा कि हाँ अंकुर, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, आवाज और हवा तो हमें भी आ रही है। तीनों बच्चे धीरे धीरे सीढ़ियों के पास से आए, नीचे उतरा और उन्होंने देखा कि पूरे घर में सब कुछ शांत है, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ते हैं उसके ऊपर से हवा आनी शुरू होती है और नीचे आती बंद हो जाती है। देखिए, पूजा और प्रिया बड़ी थी लेकिन घबरा तो वो भी रही थी। उन्होंने अंकुर को कहा कि भाई, हो सकता है हमें वहम हो रहा हो, हमने खाना खाया है, लगता है हमें नींद आ रही है। ये बात दोपहर की है दोस्तों। तो वो तीनों जाकर अपने रूम में सो गए आराम से। जब वो सो रहे थे तब तीनों ही बातें करने लगे, खेलने लगे। अचानक से उन्हें सीढ़ियों पर ऐसी आवाज आई जैसे कि कोई धीरे धीरे चल रहा है, टक 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 टक, जैसे कोई ऊपर जाता है और फिर नीचे टक टक कर वापिस आ जाता है।
इस बार तीनों बच्चे बहुत घबरा गए और तीनों के तीनों भागते हुए अपनी मम्मी के कमरे में आए और दरवाज़ा खोला। तो मम्मी ने बोला, अरे बच्चों क्या बात है, तुम लोग मुझे कितना परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे कितनी मुश्किल से नींद आती है। अब तीनों बच्चे कहें तो कहें भी क्या कि हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और मम्मी हवा चल रही है। मम्मी इस पे डांटती और क्या करती, लेकिन उन तीनों ने कहा कि मम्मी आज ना बहुत हमें अजीब लग रहा है इस घर में, हम आपके पास ही सो जाएं क्या? मम्मी बोलने लगी, ठीक है सो जाओ, अभी बच्चे भी तंग करते रहते हैं। मम्मी तो आराम से लेट कर सो गई, लेकिन तीनों बच्चे दुबके हुए अपनी माँ के पास पड़े रहे। ऐसे करते करते 4-5 बज गए, उनकी कब आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। तो 5 बजे, जैसे ही 5 बजे वो तीनों बच्चे, उनकी मम्मी उठी तो मम्मी ने कहा कि बेटा क्या हुआ, तुम दोपहर को बड़े दुबक के सो गए थे मेरे पास। तो बच्चों ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, मम्मा अगर हम आपको बताएं तो आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? तो इस पर उनकी मम्मा ने बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगी, बताओ बच्चों बात क्या है। तो उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनकी मम्मा ने ये सोचा कि अगर मैं इनकी हाँ में हाँ मिला दूंगी तो बच्चे घबरा जाएंगे और शायद इनका दिल भी ना लगे। उन्होंने कहा, ओहो बच्चों कोई बात नहीं, नई जगह है ना तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, शाम को जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे ना तो हम सब घूमने चलेंगे और मूवी के लिए भी चलेंगे। बच्चे तो बच्चे ही वो भूल गए और बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो शाम को जैसे ही उनके पापा घर पे आए, उन्होंने मूवी का प्रोग्राम बनाया और सब पिक्चर देखने चले गए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गई, इन सबके पास एक बड़ा ही प्यारा कुत्ता भी था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी अच्छी ब्रीड का कुत्ता था, बड़ा शांत ही रहता था, लेकिन जब से टॉमी यहाँ पर आया था तब से उसकी हाव भाव बहुत ही बदल गए थे। वो हमेशा घुर्राता रहता और जब उसे चेन से बांधा जाता उसके बाद भी वो चुप नहीं रहता, शांत नहीं था, जबकि टॉमी बहुत ही शांत कुत्ता था। पूजा की माँ को थोड़ा सा आभास तो लग रहा था कि यहाँ पे शायद कुछ अजीब सा तो है, क्योंकि टॉमी कभी ऐसा नहीं करता। पर फिर उन्होंने कहा हो सकता है टॉमी को भी नए घर की आदत नहीं है तो वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि काफी टाइम से ये लोग दिल्ली में रह रहे थे, अचानक से ट्रांसफर के कारण यहाँ आए थे। ऐसे ही करते करते रात हुई। रात बच्चों ने सबने डिनर खाया और सब लेटकर सो गए। तभी उसी रात 11:30 बजे के करीब अचानक से रागिनी के घर से फोन आता है और अंकुर के डैडी जो कि अभी जाग ही रहे थे वो फोन अटेंड करते हैं। तो उधर से रागिनी बोलती है कि मौसा जी, तो उसकी आवाज़ में घबराहट और चिंता थी। तो उन्होंने कहा कि रागिनी बेटे क्या हुआ? तो रागिनी बोलती कि मौसा जी मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और अभी मैं अपने हस्बैंड और अपनी सास के साथ हॉस्पिटल में जा रही हूँ, फिर मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। तो फिर मौसा जी ने कहा ठीक है बेटा, जैसे ही कोई गुड न्यूज़ हो तो मुझे बता देना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बस इसी बात पर उनका फ़ोन कॉल कट जाती है। सुबह 4:30 बजे के करीब रागिनी के घर से उसकी सास का फ़ोन आता है कि आप सबको बधाई हो, बहुत प्यारा छोटा सा बेटा मेहमान बनकर आया है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात थी। तो रागिनी के मौसा जी बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं अरे बहन जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसा है कि अब आप में भी इतना ज़्यादा ताकत नहीं है कि आप रागिनी को संभाल सकें। तो बच्चा पैदा होने के बाद जो रस्में रागिनी के मम्मी पापा करते वो सब अब हम करेंगे। और ऐसा कहने पर वो बेचारे थोड़ा सा भावुक हो उठते हैं, क्योंकि रागिनी के माँ बाप नहीं थे। तो इसीलिए रागिनी के मौसा और मौसी जी ने ये निर्णय लिया था कि वो लोग रागिनी को बच्चा होने के बाद अपने घर ले आएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। लड़के के पैदा होने के कुछ टाइम बाद रागिनी के घर से उसके ससुर जी और सास यहाँ पर आकर रागिनी को मौसा जी के यहाँ छोड़ देते हैं और चाय पानी वगैरह पीकर वो अपने घर लौट जाते हैं। रागिनी के छोटे से बच्चे को देखकर पूजा, प्रिया और अंकुर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्चों में ऐसा अक्सर होता ही है कि किसी छोटे बच्चे को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तो रागिनी के लिए जो कमरा तैयार किया गया था दोस्तों, ये उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर कमरा था जहां पर बच्चों को कभी कभी उल्टी सीधी सी आवाजें और हवा की आहट सुनाई देती थी। रागिनी अपने कमरे में थी, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था, मालिश वाली उसकी मालिश कर रही थी। तो ऐसे करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन रागिनी अपने रूम में अपने बच्चे के साथ आराम से सोई हुई थी दोस्तों, और ये रात की बात है। उस टाइम उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने देखा कि वो सोई हुई थी, वो आधी नींद में थी और आधी जाग रही थी, और बच्चे को उसने अपने पास ही सुलाया था। अचानक से रात के 1-1:30 बजे के करीब उसने देखा सामने घड़ी की ओर
कि कोई काली सी परछाई उसे दिखाई दे रही है। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा। उसने आंखें बंद करी और वो दोबारा सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि जैसे वो सीधी लेटी हुई थी, एक काले रंग की अजीब सी परछाई सीधा उसके सीने पर बैठी थी और उसने माथे पर हाथ लगाया हुआ था, ऐसे कि जैसे वो किसी चीज का मातम बना रही हो। रागिनी एकदम उठी। वो चीखना चाहती थी लेकिन वो चीख नहीं पा रही थी। लग रहा था जैसे कि उसकी आवाज उसके मुंह में दब कर रह गई है। और ऐसा होता भी है क्योंकि रागिनी ने अभी अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, तो ना ही तो वो मेंटली और ना फिजिकली इतनी ताकतवर थी कि वो चीख सके। ऐसे वो कुछ कर पाती उससे पहले रागिनी ने अपने मन ही मन में अपने इष्ट देवता श्री हनुमान जी को याद करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने 5 या 10 बार हनुमान जी का नाम लिया, उसे लगा कि उसके आसपास कोई नहीं है और वो परछाई गायब हो गई है। दोस्तों, ऐसा तो होता ही है। जब हम किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी में होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इष्ट देवता याद आते हैं। उस वक्त हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही रागिनी के साथ हुआ। रागिनी उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और तब किसी तरह हिम्मत करके उसने थोड़ा सा पानी पिया और अपने बच्चों गोद में उठाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर आने की कोशिश करने लगी। अचानक से वहां पर उसने देखा कि उसके मौसा जी नीचे बालकनी के पास ही हैं। तो मौसा जी भागते ऊपर आए। उन्होंने कहा, रागिनी बेटा, तुम इस बच्चे को उठाए ऐसे कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अभी 40 दिन तक उठना नहीं है। रागिनी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। मौसा जी ने कहा, बच्चे रो मत। मौसा जी को लगा शायद बेचारी को अपने माँ बाप की याद आ गई होगी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम चलो अंदर आराम से बेड पर लेट जाओ। मौसा जी ने उसे लिटाया और छोटे से बच्चे को भी पास के झूले में लिटा दिया और पूछने लगे पुचकारते हुए, बेटा क्या हुआ? अब रागिनी क्या कहती कि उसे कोई भूत प्रेत का साया दिखा था, उसे कुछ अजीबोगरीब हवा के आने का कुछ लग रहा था। वो बहुत डर गई थी। उसने कहा कि नहीं मौसा जी, आप ठीक ही कह रहे थे, मुझे मम्मी पापा की याद आई और मैं अचानक से फूट फूट कर रोने लगी। तो उन्होंने कहा, नादान बच्ची। उसके सिर को पुचकारा और उसको सुलाकर उसके ऊपर चादर डालकर वहां से नीचे उतरकर आ गए। लेकिन ये तो सिर्फ रागिनी का मन ही जानता था कि उसको कुछ वक्त पहले कैसा एहसास हुआ। वो आराम से सो गई और दोस्तों सुबह 6:30 या 7 बजे के करीब मौसी जब रागिनी को उसके कमरे में चाय देने गई, तब रागिनी उठकर बैठी हुई थी। तो मौसी ने कहा, बेटा क्या हुआ? तुम उठकर बैठी हुई, तुम्हें तो आराम से सोना चाहिए। तो उसने रात की हुई एक एक बात पूरी तरह से जो उसके साथ बीती थी उसने अपनी मौसी जी को बता दी। मौसी जी ने कहा, अच्छा तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ? उसने कहा, हाँ मौसी। ये बात सुनकर उधर से अंकुर, पूजा और प्रिया, उन तीनों में भी थोड़ी हिम्मत आई। उन तीनों ने आके भी अपनी मम्मा को ये सारी बातें बता दी कि मम्मा, उस दिन जब हम आपके पास आए थे हम आपसे यही तो बताना चाहते थे, लेकिन हम लोग डर गए थे। इस बार माँ ने कहा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं रागिनी, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बाद मालिश वाली आएगी, तुम्हें मालिश करने के बाद मैं नीचे के कमरे में ले जाती हूँ, इस कमरे में तुम मत सोना। तो रागिनी ने कहा, ठीक है मासी जी। तो रागिनी को नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और उस वाले कमरे पे अच्छे से लॉक कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये घटना यहीं पर नहीं रुकी। 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से एक दिन रागिनी के मौसा जी यानी कि पूजा, प्रिया और अंकुर के पापा सीढ़ियों पर कुछ काम के लिए ऊपर गए। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अपने हाथों से उनके सर को टच किया हो और उनके बालों को टच करते हुए कोई निकल गया हो। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा परिपक्व इंसान सोच सकता है कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी कुछ देर बाद जब वो काम से दोबारा सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तब फिर उन्हें ऐसा एहसास हुआ और वो भी थोड़े से डर गए। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी के पास बैठा और उनसे सलाह करने लगे। तो उनकी पत्नी ने उन्हें बोल दिया कि मैं तो आपको कब से बताने वाली थी कि इस घर में ये क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपको बताती कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो रागिनी के मौसा जी और मौसी जी दोनों ने मिलकर एक सलाह की कि हम क्यों ना किसी बड़े पंडित जी को यहाँ बुलाएं, किसी भगत जी को बुलाएं और देखें कि इस घर में है क्या। ऐसा ही हुआ। उसी शाम एक पंडित जी जो कि वहीं के मंदिर में संध्याकालीन भजन वगैरह किया करते थे, उन्होंने उनको
फ़ोन किया और बड़े ही संवेदन निवेदन से बुला लिया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आज शाम को आपके उधर से होता हुआ ही आऊँगा। और शाम के वक्त पंडित जी उनके घर पे पहुँचे। पंडित जी ने देखा, जैसे पंडित जी ने उस घर के अंदर एंट्री की, उनको कुछ नेगेटिविटी फील हुई। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी महापुरुष होते हैं ना, जिन्होंने सारी साधनाएं वगैरह करी होती हैं, इनको पता होता है कि कहाँ पर क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी। तो उन्होंने देखा कि इस एंट्री पर मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, आप ऐसा कीजिए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मेरे पास गंगा जल है, आप सारे यहाँ से हट जाइए। पंडित जी ने अपने पास से छोटी सी लुटिया में से ढक्कन हटाया और गंगा जल को वहाँ पर डाला। और यही नहीं, उन लोगों का कुत्ता टोमी भी उसी जगह को देखकर बार बार से भौंकी जा रहा था। पंडित जी ने कहा अभी हमारे पास और ज़्यादा वक्त नहीं, आप एक काम करिए, अगर आसपास कोई मजदूर हो तो प्लीज़ उसे बुलाइए, मैं यहाँ पर अभी इसी वक्त खुदवाना चाहता हूँ। तो उसके मौसा, रागिनी के मौसा जी ने कहा कि पंडित जी कुछ लेट नहीं हो गए, अभी शाम के 6 बजे हैं। उन्होंने कहा सर आप मेरी बात मानिए, अगर आपने मुझ पे इतना भरोसा किया है, मुझे यहाँ तक लाए हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे मन की कर देनी चाहिए। तो रागिनी की मौसी ने कहा प्लीज़ आप कुछ बोलिए मत, जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा ही करिए। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पर एक मजदूर को बुलाकर अच्छे से खुदाई करी गई। तब आप लोग को जानकर बहुत ज़्यादा अचरज होगा और हैरानी होगी दोस्तों, ये बात 2010 की है, महज कुछ सालों पुरानी। उस ज़मीन को जैसे खोदा गया, वहाँ पर सीमेंट के पास 5 तरह के छोटे छोटे, जिन्हें वूडू डॉल्स कहते हैं ना, वो मिले, और काफ़ी सारी कीलें, और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े 2 बालों के गुच्छे भी थे। पर ये पता नहीं अब कितने पुराने थे, ये तो वक्त ही जानता है। पंडित जी ने कहा आप में से कोई भी इनको हाथ नहीं लगाइएगा, गुड़िया एक झाड़ू ला के दो। तो पूजा और अंकुर भाग कर एक झाड़ू लेके आए, उन्होंने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करते हुए उस सारे सामान को एक गठरी में इकट्ठा किया और बोला कि जब तक मैं वापिस अभी यहाँ नहीं आता, कोई भी इसके आसपास नहीं आएगा। घर वाले तो वैसे ही घबराए हुए थे, वो सब वहाँ से हट गए। पंडित जी ने एक गठरी ली, उसके अंदर वो सारा सामान डाला, बांधा, और बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों के साथ, तेज मंत्रों उच्चारण के साथ उसको वहाँ पर बांध दिया और बोला कि हाँ अभी भी बला टली नहीं है बाबूजी। तो रागिनी के मौसा जी ने कहा कि ऐसी क्या बात है जो आप कब से बोले जा रहे हैं बला नहीं टली है। पंडित जी मैंने तो सिर्फ एक शक के लिए कि इन लोगों को शक है शायद यहाँ पे कुछ ऊपरी हुआ है, आपको बुलाया था और आपने तो ये बड़ा ही तामझाम कर दिया। तो पंडित जी बहुत अजीब ढंग से हंसे और उन्होंने बोला बाबूजी ये घर अभिशापित है। उन्होंने कहा क्या अभिशापित? कहा हाँ, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली हैं ये किसी बहुत बड़ी क्रिया का हिस्सा है। अब उस क्रिया को किसने अंजाम दिया, किसने नहीं दिया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं या आप पर किसी बड़ी शक्ति का हाथ है कि जो आप लोगों के साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं रागिनी बिटिया को छोटा बच्चा पैदा हुआ है और इन चीज़ों के साथ तो इन चीज़ों का यहाँ पर आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए रागिनी के मौसा मौसी जी कुछ पल तक तो देखते रहे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अब हम क्या करें? तो पंडित जी ने कहा कि अब आप कुछ मत करिए, बस कल सुबह सूर्य के उगने से पहले इस गठरी को किसी ऐसी जगह बहाकर आना है जहां पर आसपास कोई इंसान दिखाई ना देता हो। अब रागिनी के मौसा जी ने कहा पंडित जी ऐसी जगह मैं कहाँ पे ढूंढूं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमसे कुछ अपने शहर से कुछ दूर आगे जाकर एक बहुत बड़ी नहर है, वो नहर बहती है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा प्रभाव वाला होता है, मैं आपके साथ चलूँगा और हम इस गठरी को वहाँ बहा आएंगे। तो उन्होंने कहा जैसा आप ठीक समझे। तो वो दोनों खड़े हुए और अगले दिन कि जैसे तैसे उन लोगों ने रात गुजारी। सुबह उठते ही पंडित जी को लेकर रागिनी के मौसा जी चल पड़े और एक नदी थी जिसको कि हम लोग नहर भी कहते हैं, बहुत बड़ी नहर थी, वहाँ पर उन्होंने उस सारी सामग्री को तैरा दिया। और पंडित जी ने कहा जैसे ही हम इसको तैराएंगे आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी। वो दोनों मंत्रों के साथ वापिस उच्चारण करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चले और ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों कहने को तो ये महज एक छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं थी जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अभी बताना ठीक नहीं समझती। हो सकता है कि लोग समझे कि ऐसा भी होता है, उससे कुछ लोग डर भी सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों ये बात ज़रूर है कि आप भी अगर किसी नई जगह पर जाएं,
तो आप वहां जाने से पहले उस जगह के बारे में कुछ नॉलेज तो ले लीजिएगा, क्योंकि हर कोई रागिनी के मौसा और मौसी जी की तरह भाग्यशाली नहीं होता कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हुई हो। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी को यहीं पर विराम देती हूँ और आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी इस कहानी को सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे।